हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्रधान था। शासन विभाग में, साहित्य में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधे में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर भी ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बंधी जा रही हैं, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौध बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फ़कीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता ना थी, इसलिए घर में बैठे चखौतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा कर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेंच होने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखाब बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थीं, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी तब तक इधर बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थीं तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाए चाहे कुत्ते को खिलाएं, पर रूबरू कुछ भी ना कह सकती थीं। उनको अपने पति से इतना मलाल ना था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा जी से कह दो कि बुलावा हो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताव कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चाहिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे।
दो ही किस्तों में मीर साहब की मौत हुई जाती थी। झुँझलाकर बोले, क्या ऐसे दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों न जाओ, दो किस्तों में आपकी मौत होती है। मीर, जनाब इस भरोसे ना रहिए, वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मौत हो जाए, पर जाइए सुन आइए, क्योंकि खामखा के उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात का मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूँ? मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मैं मोहरों के हाथ भी न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद नखट्टू हैं वैसा ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सब सफाया कर डाला। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र से दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं, कौन किसी को रोटियां चला देता है। रानी उठेगी अपना सुहाग देगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाएं। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोकें। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखो, जो इधर जाओ। लेकिन बेगम ने एक ना मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक परपुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की खनक भी देखी, कान पर पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह लिए। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लौ खुद से लगाते तो बली हो जाते। आप तो शतरंज खेलते और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ की अब भी तम्मुल है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बाद मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, अजी मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा, बड़ी गुस्से पर मालूम होती है, मगर अपने इन्हें यूं से चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे बनाऊंगा, घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठकर होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से
मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है, लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछाने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। इधर नौकरों से भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए उनको कुछ मतलब ना था। अब आठों पहर की धौंस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्म तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा कर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारी जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल ही कि सुबह की को बैठो तो शाम कर दी। घड़ी आधा घड़ी दिल बहला लेने के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसको खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होने के देखे हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है कि हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती हैं, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैसियत नहीं, जब हमारे रईस का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार से कर भी वसूल ना होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग अविलासिता में चूर थे। किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोंड हो जाती, तो मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते। मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निंद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई, यह तलवी किस लिए हुई है, और खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है। नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवार, काम तुझे क्या बताऊं, हुजूर से तबली है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्च पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा जी, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवी ना हो। मीर साहब, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या,
कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तकदीर है कि घर पर मिल हुई नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे और वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके विषय में कोई तदवीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवा से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उनसे जवाब दिया, ऐसे गवदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। उनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली। आप भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुँह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में ग्लोरियाँ भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाज असफ़ा उद्दौला ने बनाया था। रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंचकर दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो इन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। उधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह ना पड़ जाए जो बेकार में पकड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजियों की फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाए यह किस्त। मीर, जरा देख ही ना चाहिए, कहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है फिर किस्त। मीर, तोपखाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुँह सूरत देकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है, तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त हो जाएगा तो देखा जाएगा। यह किस्त बस आपकी शह से मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाज साहब की ऐशगाह में होगी। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा की जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाज अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश में के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई थी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन का था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाज साहब तो जालिमों के कैद कर लिया गए। मीर, होगा यह, लीजिए शह।
मिर्जा जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किस्त। मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं चलते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब बादशाह अली शाह। मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाज साहब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाती मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा आइए नवाब साहब की मातम में एक मरासिया कर डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीले आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ जाती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुन कर झुंझलाते और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते, पर ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर होती पड़ती थी धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगते, जनाब आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छुए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जैसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मत समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैं चाल नहीं बदलना ही कब थी। मिर्जा आप चाल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में। मीर उस घर में क्यों रखूं? मैं हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा मोहरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्जा क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली हो तब तो आपके कायदे जानते हों। वे तो हमेशा घास छीलना करते थे, आप शतरंज क्या खेलिएगा? सियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। मीर क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा अजी जाइए कि गजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कोई दिल लगी नहीं। मीर क्यों अपने बुजुर्गों के मुँह में कालिख लगाते हो? वे तो बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा अरे चल चरकटे, बहुत बड़बड़ कर बातें ना कर। मीर जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है। हौसला मेरा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए इधर या उधर। मीर तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज
कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर ना थे। उनमें राजनीतिक भावों का अंधा पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा के प्राण के लिए अपने प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसित मीनारें लाशों को देखती और सिर धुनती थीं।